नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये खास शो न्यूज़ एट 10, जिसमें हम विस्तार से दिन भर होने वाली तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता। तो आज भी तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज से नए सिरे से बीजेपी में शुरू होगा सदस्यता अभियान। मिस्ड कॉल करते ही मिलेगी बीजेपी की सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पार्टी के पहले सदस्य। अभियान को दिया गया संगठन पर्व का नाम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से भारी तबाही, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। कई ट्रेनें रद्द, तेलंगाना में स्कूल कॉलेज बंद। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर दिया मदद का भरोसा। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी कई राज्यों में भी भारी वर्षा का अलर्ट। बिहार में उफान पर नदियां, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। रेप विरोधी कानून पेश करने के लिए बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र। वहीं पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे डॉक्टर्स कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर तक करेंगे मार्च। बीजेपी भी सरकारी कार्यालयों के सामने देगी धरना। भारतीय किसान यूनियन आज पंजाब विधानसभा की ओर करेगा मार्च। कृषि नीति, कर्ज माफी और नशीली दवाओं जैसे मुद्दों पर चंडीगढ़ में किसानों ने डाला डेरा। 5 सितंबर के बाद तय करेंगे रणनीति। पेरिस पैरालंपिक में आज 5वें दिन बैडमिंटन के फाइनल में नीतीश कुमार और सुहास यतिराज पेश करेंगे चुनौती। सुकांत कदम का कांस्य पदक मैच आज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद से ही फोन नंबर 8800002024 पर मिस्ड कॉल करके लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाना शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन की योजना के अनुसार कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान का पहला चरण 2 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। वहीं पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के लिए 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बनेंगे। सबसे पहले उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी और उसके बाद ये जो सदस्यता अभियान है ये शुरू हो जाएगा। मिस्ड कॉल के जरिए भी लोग सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास ये सदस्यता अभियान जो है, इसे संगठन पर्व का एक तरह से नाम दिया गया है। एक तरह से पर्व के तौर पर इसे मनाया जाएगा और कोशिश यही कि बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जो लोकप्रिय पार्टी है भाजपा, उसको और ज्यादा विस्तार देने की कोशिश होगी। देखिए, बिल्कुल कोशिश है। और आप देखें कि शाम को 5 बजे जब प्रधानमंत्री पहले प्राथमिक सदस्य बनेंगे, उसके बाद पूरे देश भर में ये जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र जो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। सरकार की जो तमाम नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों का प्रसार और प्रचार है वो भी लोगों तक किया जाए कि किस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार किस तरह से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। और दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तमाम देश के जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पेशेवर हों, इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़े जो लोग हैं, इसके अलावा जो कलाकार हैं, उन तमाम लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचना चाहती है। यही कारण है कि पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हर 3 साल के बाद इस तरह का जो अभियान है वो चलाया जाता है, क्योंकि
3 साल तक सदस्य रहते हैं और उसके बाद फिर उसको रिन्यू किया जाता है। प्रधानमंत्री आज शाम को 5 बजे प्राथमिक सदस्य बनाएंगे और जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री को सदस्य बनाएंगे और उसके बाद देश भर में ये जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा। राज्य स्तर पर भी अलग अलग तरीके से जो पार्टी से जो जुड़े लोग हैं वो लोगों को सदस्य बनाएंगे। आप देखें कि जिस तरीके से पिछली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य है। और आप देखें कि आप मिस कॉल करके भी सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा स्कैन के माध्यम से जो स्कैनर है वो आपको भेजा जाएगा और स्कैनर के माध्यम से आप सदस्य बन सकते हैं। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो ऑफलाइन भी सदस्य बन सकते हैं। पार्टी तमाम कार्यक्रम आयोजित करेगी, प्रदेश के मुख्यालय पे कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा जिले स्तर पर जो पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर भी नीरज, एक तरह से ये जो रिन्यूअल का प्रोसेस है हर 3 साल पे होता है, लेकिन एक कोशिश ये भी होती है इस प्रोसेस के जरिए कि लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया जाए, नए जोश का संचार किया जाए। वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब सदस्यता ग्रहण करता है कोई या उसका सदस्यता रिन्यूअल होता है तो उसको एक बार फिर से सारी चीजें रिकॉल होती हैं और वो फिर से उसी जोश के साथ काम करने आगे निकलता है। देखिए बिल्कुल, और पार्टी का उद्देश्य भी यही है और लक्ष्य भी यही है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय रखा जाए। जो पदाधिकारी हैं वो लगातार जनता के बीच में जाएं, जनता से जो उनकी नजदीकियां हैं वो लगातार बढ़ती रहें। आप देखें कि जिस तरह से सदस्यता अभियान चला जाएगा पूरे देश भर में, आप देखें कि जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो सीधे जनता के से जुड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे। जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के पास जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे। तो एक बड़ा लक्ष्य रहता है और उद्देश्य यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने साथ जोड़ें, ताकि तमाम तरह की जो योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो किस तरह से योजनाओं को चला रही है उसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। ये भी जानना चाहेंगे नीरज कि क्या कुछ रणनीति इसके लिए अपनाई गई है, किस प्रकार से कार्यकर्ता उन लोगों तक पहुंचेंगे जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, बहुत दूर दराज के एरियाज में रह रहे हैं जहां तक रीच आसानी से संभव नहीं है, उसके लिए क्या कुछ तकनीक अपनाई जाएगी और साथ ही साथ क्या कुछ लक्ष्य है, एक दिन में लगभग कितने मेंबर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए हर राज्य के हिसाब से शैला लक्ष्य रखे गए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के लक्ष्य हैं। जिन राज्यों में अभी इलेक्शन चल रहे हैं उन राज्यों में ये अभियान नहीं चलेगा। जिन राज्यों में अभी इलेक्शन प्रोसेस नहीं है उन राज्यों में इस तरह के अभियान को चलाया जाएगा और लाखों सदस्यों को प्रतिदिन जोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। जो दूर दराज के इलाके हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती रहती है कि दूर दराज के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए, उन तक सरकार अपनी जो बात है वो पहुंचाए। तो उसके लिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय किया गया है। जो लोग दूर दराज रहते हैं उनको मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क साधा जाएगा और जिन लोगों पर मोबाइल नहीं है उनके पास खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे, गांव में, जिलों में स्तर पर कैंप लगाकर उन्हें सदस्यता अभियान में शामिल करेंगे। तो इस तरह की रणनीति है कि आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, स्कैनर के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप मिस कॉल देकर भी जुड़ सकते हैं। तो पार्टी की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्राथमिक सदस्यता अभियान का हिस्सा बनाया जाए ताकि पार्टी का विस्तार किया जाए और आने वाले समय में पार्टी को उसका लाभ भी मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और बीजेपी, हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश की एक कार्यशाला का वाराणसी में आयोजन हुआ जिसमें दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट शामिल हुए। सांसद से बात की है हमारे संवाददाता ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का एक कार्यशाला है और जिसके मुख्य अतिथि हैं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जी, जो महामंत्री भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजयुमो के। काशी में कार्यशाला कर रहे हैं आप लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं? हर छठे साल में हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनते हैं और इससे एक बात आप स्पष्ट समझ सकते हैं, यानी हर 5वीं छठे साल बाद हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा अधिकार है कि अगर हमारी पार्टी संगठन अच्छे लगे तो हम दोबारा उसके सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके पहले सदस्य बनने के बाद ही शुरू हो रही है और देश भर में पहले फेज में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का
ये एक लक्ष्य रखा है। और उत्तर प्रदेश में खास करके हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक ये संकल्प लिया है कि तमाम युवाओं को, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हो, चाहे बॉर्डर के लगते हुए इलाके हो, और हर एक युवाओं तक पहुंचेंगे, हर गांव तक पहुंचेंगे, हर उस समाज तक पहुंचेंगे। ये हमने एक लक्ष्य रखा है। युवाओं के लिए आप क्या निर्देश करेंगे या संदेश देंगे? देखिए, ये युवाओं के लिए ही निर्देश और संदेश के लिए कार्यशाला थी कि हमारी पूरी जो है ये जो योजना चलेगी करीब करीब 2.5 से 3 महीने, वो किस तरह से होगी और युवाओं को क्या क्या काम करने हैं, उसी को लेकर के कार्यशाला हुई। ये कार्यशाला जो है वो युवाओं को निर्देश और संदेश देने के लिए ही है कि 2.5 महीने तक चलेगी जो सदस्यता अभियान, उनमें उनको क्या क्या करना है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की उत्तर प्रदेश की एक कार्यशाला का वाराणसी में आयोजन हुआ। इसमें पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने भी हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की महिला सदस्यों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। जनता युवा मोर्चा की जो उत्तर प्रदेश की एक कार्यशाला है, पूरे प्रदेश से पदाधिकारी आए हुए हैं, उनमें महिला पदाधिकारी हैं। क्या है ये आप लोगों की कार्यशाला? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंत्योदय की विचारधारा के साथ दोबारा से अपने सदस्यों को जोड़ने का कार्य करती है। तो उसी विचारधारा के तहत हम लोग को अधिक से अधिक लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने का मौका मिल रहा है, जिसमें सारे मोर्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज वर्तमान में काशी की पवित्र नगरी में युवा मोर्चा द्वारा इस सदस्यता अभियान का कार्यक्रम का उद्घोष हुआ है, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। ये भाजयुमो की पदाधिकारी लोग हैं जो प्रदेश के अनेक जिलों से आई हुई हैं काशी में। किस तरह का अनुभव आप लोगों का है, क्या संदेश लेके जाएंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रभु भाई साहब के नेतृत्व में ये इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ये सभी युवाओं के लिए हम लोग संकल्प लेके आज जाएंगे कि पुनः 27 में फिर सरकार बनाएंगे अपनी। हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं इस कार्यशाला में इस संदेश के साथ कि मोदी जी और योगी जी इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, उसी समक्ष हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। ये हमारे कार्यकाल की 3री प्रदेश कार्य समिति है और पहली बार ऐसे इतिहास में हो रहा है कि हमारे मंडल के कार्यकर्ता भी इस बार हमारी इस कार्यशाला में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी युवा मोर्चा को कहा जाता है, तो इस प्रदेश कार्यशाला से हम लोग यहाँ 20 से 30 लाख सदस्यता का हम लोग यहाँ संकल्प लेके जाने वाले हैं। ये 20 से 30 लाख सदस्य बनाएंगी और महिलाओं का तो खास योगदान होता है। ये युवा मोर्चा की तरफ से हैं, विभिन्न जिलों से आई हैं। काशी में सिद्धि और संकल्प दोनों ही लेते हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के अंबापुरम, नैनावरम, नुन्ना और पथपाडू गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पुलिस और एनडीआरएफ टीमों ने प्रभावित निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित करते हुए बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया है और 5 जिलों के 294 गाँव से करीब 13,000 से भी अधिक लोगों को बाहर निकाला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव से स्थिति का जायजा लिया। एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम में नाव के जरिए बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ के बढ़ते जलस्तर के बारे में जानकारी ली और उन्हें किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। गृह मंत्री निम्मा कयाला, चिनाराजप्पा, मंत्री कोल्लू रवींद्र, गन्नावरम विधायक वल्लभनेनी बामसी और स्थानीय विधायक वसंत वेंकट कृष्ण प्रसाद के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इब्राहिमपट्टनम, गजुलापेट, मूलपाडू और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित निवासियों को हर जरूरी सरकारी सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। पुलिस और एनडीआरएफ टीमों ने प्रभावित निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित करते हुए बचाव और राहत अभियान शुरू कर 5 जिलों के 294 गांवों से करीब 13,000 से भी अधिक लोगों को बाहर निकाला है।
और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेलंगाना के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूल कॉलेज आज बंद हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी वर्षा के कारण कल इंटिकेन्ने रेलवे स्टेशन के पास के समुद्रम और इंटिकेन्ने को जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक बह गया। उस स्थान पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है। इस बीच भारी वर्षा के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। खम्मम, कामारेड्डी, निजामाबाद, सिद्दीपेट और मेडक जिलों में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी वर्षा के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी में घर डूबने के बाद सैकड़ों लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। तेलंगाना सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा और राहत अभियान के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों राज्यों में 12 टीमें पहले से ही तैनात हैं, जबकि 14 और टीमें भेजी जा रही हैं। At 418 kilometer, out of 6 beaches, we have attended 5 minor beaches. The main beach we are attending right now. It is a major beach. Length is around 70 meters. It will take some time. And at kilometer 432, all minor beaches of 5 members we have already attended. That side we are attending the kilometer 433 main beach now. That is around 50 meters length. So these two are the main beaches. Kilometer 433 50 meters. And kilometer 418 around 70 meters. These two main beaches we are attending right now. At 418 kilometer, out of 6 beaches, we have attended 5 minor beaches. The main beach we are attending right now. It is a major beach. Length is around 70 meters. It will take some time. And at kilometer 432, all minor beaches of 5 members we have already attended. That side we are attending the kilometer 433 main beach now. That is around 50 meters length. So these two are the main beaches. Kilometer 433 50 meters and kilometer 418 around 70 meters. These two main beaches we are attending right now. और मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी एक मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है और इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं गुजरात में भी बीते 7 दिन से तेज बारिश का दौर जारी है। राज्य में अब तक 882 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये औसत बारिश से 50% ज्यादा है। बिहार में भारी वर्षा के चलते कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। वहीं देर रात दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है। इस वक्त मानसून की सक्रियता के चलते देश के कई एक हिस्सों में जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के इलाकों में भारी वर्षा के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं गुजरात में भी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिन के लिए प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंचरण फैला हुआ है। इससे बारिश होने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में जून से लेकर अगस्त तक में कुल औसत बारिश 25% तक कम हुई है। बिहार के दक्षिण इलाके में गरज के साथ हल्की बारिश और उत्तर भाग में बूंदाबांदी होने की संभावना है। गंगा, सोन, गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सीमांचल इलाके में भी नेपाल में हुई तेज बारिश से कोसी और महानंदा का जलस्तर बढ़ गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन और सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। आज राष्ट्रपति कोल्हापुर के श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे।
राष्ट्रपति कल महाराष्ट्र विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं 4 सितंबर को राष्ट्रपति लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र सरकार की शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की एक सभा को संबोधित करेंगी। और अब अगली खबर, ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे और ये ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने ब्रुनेई दारुसलाम में भारतीय उच्चायुक्त आलोक डिमरी से इस बारे में खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम 3 और 4 सितंबर को आएंगे, तो ब्रुनेई और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में क्या अपेक्षा कर सकता है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से? आइए बात करते हैं एम्बेसडर आलोक डिमरी से। बताइए कि क्या अपेक्षाएं रखें हम द्विपक्षीय अगर संबंधों की बात करें तो? देखिए, ये ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। तो इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। जो दोनों देशों के जो लोग हैं उनके लिए ये यात्रा प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? जो फॉर्मल ग्रीटिंग यहाँ पर है वो हमारा ट्रेडिशनल नमस्ते ही है। तो यहाँ के लोगों के लिए एक रीडिस्कवरी भी है इंडिया के साथ अपने पुराने ऐतिहासिक रिश्तों की। जो 10 वर्षों में भारत का एक पुनर्भव उभार हुआ है, उसमें जो एक हमारी ग्लोबल छवि बनी है और एक जो उत्साह हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में आया है प्रवासी भारतीयों में, उसका एक तरह से ये कंसोलिडेशन है और उसका एक तरह से ये प्रामाणिकता है कि उसके सूत्रधार इस समय इस धरती पर स्वयं पधार रहे हैं। आयात निर्यात के सिलसिले में हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा से? ये 4 लाख की जनसंख्या का देश है जो मोस्टली एनर्जी एंड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो इनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली आधी इकोनॉमी इनकी एनर्जी डिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस और कॉमर्शियल लिंकेजेस और एक्सचेंजेस को डिफाइन करता है। एक MOU है सैन्य संबंधों को लेके दोनों देशों के बीच में और रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हैं इस सिलसिले में। देखिए, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है और ये तो हमारे बियॉन्ड द मलाक्का स्ट्रेट एंड अंडमान से ये साउथ ईस्ट एशियन मलयन वाटर्स एंड सीज रहे हैं और हमारे सेलर्स ने और प्रीचर्स, पिलग्रिम्स एंड मर्चेंट्स ये दे हैव बीन सेलिंग दीज वाटर्स, यहाँ पर आते रहे हैं। ये एक जियो स्ट्रैटेजी का, साउथ ईस्ट एशिया का, आसियान कम्युनिटी का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये निश्चित है कि इस विजिट से हमारे सैन्य संबंधों को भी और हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसमें भी एक नवीनता आएगी। तो ये थी बातचीत उच्चायुक्त आलोक डिमरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा पर। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, बुंदार सेरी बेगावन, ब्रुनेई दारुसलाम से। खबर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज से 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इस विशेष सत्र के दौरान राज्य सरकार बलात्कार विरोधी कानून पेश करेगी। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर इस वक्त राज्य की ममता बनर्जी सरकार को देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने इस विशेष कानून का समर्थन करने का फैसला किया है। बीजेपी विधायक राज्य विधानसभा में विधेयक का तो समर्थन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ जारी विरोध प्रदर्शन को भी जारी रखेंगे।
और कोलकाता में हुई दुष्कर्म और हत्या की इस घटना के बाद डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। आज कोलकाता में डॉक्टर पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। डॉक्टर कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करेंगे। डॉक्टरों के अनुसार वो वही व्यक्ति है जिसने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सबूतों को नष्ट करने की नापाक साजिश रची थी। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। बीजेपी की बंगाल इकाई आज पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। तो बीजेपी की बंगाल इकाई राज्य भर में ये प्रदर्शन करने जा रही है। और कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के इस मामले में धरने पर बैठी महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। दरअसल रविवार देर शाम को नशे में धुत एक युवक ने इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। धरना स्थल पर एकत्रित लोगों में जूनियर डॉक्टर और मेडिकल छात्रों सहित चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधि, समाज सेवी और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि अचानक नशे की हालत में वो युवक धरना प्रदर्शन के मंच के पास आया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे तुरंत स्वयंसेवकों ने पकड़ लिया और कोलकाता पुलिस को सौंप दिया। आरोपी युवक को पहले पास के पुलिस बूथ पर ले जाया गया और फिर वहां से उसे पास के पुलिस थाने में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सायन कोलकाता रेप हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नवन्ना मार्च के आयोजकों में से एक हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बंगाल सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आड़ में लाहिड़ी ने हिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया था। और पंजाब विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा तक विरोध मार्च करेगा। किसानों का ये मार्च कृषि नीति की मांग और नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने समेत किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर होगा। विधानसभा के बाहर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विपक्ष विधानसभा के अंदर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था और नशा तस्करी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। पक्खियां साडे एशिया दे अंदर असीं सड़कां ते रोलदे, साडा कोई चाह साडा जी करदा है कोई साडियां मंगां पूरीआं करो, असीं घर घर बह जाइए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 5-10 ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਮ ਦੀ ਆ ਪਿਛੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के यशोभूमि, जहां पर जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। Rupees 1,45,930 crores. Amount paid to the farmers till this date, rupees 87,558 crores. I want to share a personal experience. I had the privilege by a previous government of being appointed as Ambassador of India to Brazil. When I went there in 2006, January, the aim of the central government in Delhi was to achieve 5% blending in petrol through the manufacture of ethanol from sugar in only 10 of our states and union territories. I must tell you that with all the efforts that were made, we could not achieve that 5% blending. Despite all the efforts made, our ecosystem was not in place, but more than that, somehow it didn't fall in place. And after 2014, from 1.53%, we set ourselves a target of 10% blending by November 2020. We achieved that target 5 months in advance. We had a target of
20% blending. By 2030, because of the success of this program, we have brought the target forward to 25 October. And I'm very happy to tell you that our blending rate is well over 15% now. And I'm confident that all the teething issues, and I have to thank my senior colleague whose unwavering commitment to the bioenergy program, to ethanol, to all the other allied areas has been a strong inspiration and support to us. We are today well on target to meeting the 20% blending target 5 years in advance. E20 or petrol blended with ethanol is available at 15,600 outlets in the countries. The Pradhan Mantri Jeevan Yojana initiative is providing financial incentives to support advanced biofuels projects with viability gap funding crucial for developing a sustainable ethanol production ecosystem. We have set up 2G refineries to make ethanol from Parali in Panipat, bamboo in Numaligarh, with the twin objective of reducing pollution along with achieving energy security goals. These initiatives are also empowering the transformation of our farmers from Annadatas to Urjadatas. With the strong resolve to achieve ethanol blending targets, government provided an additional incentive of rupees 9.72 per litre for ethanol supplies from maize, rupees 8.46 per litre from damaged rice during August 23, and rupees 6.87 litres from sea-heavy molasses during December 2023. The results are visible as contribution from maize has increased from 36% ESY 23, it has increased to 36% in 23-24 from 0% in 21-22. तो ये आपको यशोभूमि से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समय से 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया और इस दिशा में और जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे केंद्रीय मंत्री। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए रुकने का नाम नहीं, उनका जो आतंक है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 35 गांवों में भेड़ियों का खौफ बना हुआ है। कल देर रात बहराइच के बरबीघा हरदी थाना क्षेत्र के निवासी 7 वर्षीय लड़के और महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। एक और हमले में 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई और 2 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, बाकी 2 भेड़िए अभी बचे हुए हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मंगलपुर में भेड़िया तलाशी अभियान का जायजा लिया। मामले को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बहराइच की DM मोनिका रानी ने लोगों से जागरूक रहकर सुरक्षित रहने की अपील की है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर न सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, भेड़ियों ने एक बार फिर से दहला दिया है महसी इलाका।
बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक बढ़ गया है। कल सुबह 2 लोगों पर भेड़ियों ने हमला किया। एक बच्चे और एक व्यक्ति पर यह हमला हुआ है। नखी के 3 साल के पारस और दरहिया के कुट्टी और के 55 वर्षीय कन्नू लाल पर भेड़िए ने हमला किया। CHC महसी में दोनों का इलाज लगातार चल रहा है, इलाज जारी है। कैसे ये भेड़ियों का आतंक, किस तरह से ये खौफ हो गया, कैसे निकल आए? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि उच्च अधिकारियों ने बताया कि लोग इसके बाद भी जब अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से अपील की गई है कि आप बाहर मत सोएं, उसके बावजूद भी ये वही लोग हैं जो घर से बाहर खुले में सो रहे थे और उनके ऊपर भेड़ियों ने हमला किया है। क्योंकि 2 भेड़िए अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, लगातार उनकी लिए पकड़ने के लिए ड्रोन का मदद ली जा रही है, उनकी मैपिंग कराई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो अभी जो सूचना मिली थी, कल एक बार वो पकड़ में आए, लेकिन वो भाग के निकल गए एक टापू जो वहां बना है घाघरा के किनारे। क्योंकि वो इलाका तराई बेल्ट है पूरी, वहां पे गन्ने के खेत है, वहां पर पानी का जल भराव है, इस कारण वहां पर अभी वो पकड़े नहीं जा सके हैं। क्योंकि वो आगे भागते जा रहे हैं, वो पूरा एरिया खाली है। इस इलाके में लगातार वन विभाग की 22 टीमें वहां पर काम कर रही हैं। इलाका दर इलाका जो है क्योंकि अपना वो क्षेत्र बदल दे रहा है भेड़ियों का, जो 2 भेड़िए बचे हुए हैं इनको पकड़ने के लिए लगातार। विकास, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हम पहले अपने दर्शकों को वो बाइट सुनवाते हैं जिन पर हमला हुआ है, वो लोग क्या कह रहे हैं। अब हम सब सोच रहे हैं, हमरा को खुला रहा है, सुनाई लगा अब हम लोग गर्दन दाब ली, तो अपने रंग बेटे खींचा, तो अपने रंग खींचे, पहला करना तो भाग हो गई। घर में जैसे एक पल्ला खुला पड़ रहा है, बस अपने पल्ला पर ही बैठे, बस तुरंत जनरेटर पकड़ी तो बस इनका झिटकी से इतना बस ये बोल ना पर मतलब अपने हाथे से वो जबड़ा थोड़ा ढील की 2-3 मिनट तक इनसे हमला हुआ है। जी विकास, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। ये भी बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर भेड़ियों का क्या प्रकोप रहता ही है, या फिर कहीं से जंगल से भटकते हुए आ गए हैं इस एरिया में, किस तरह से भेड़िए इधर आ गए और किस तरह से ऐसा प्रकोप मचाया? देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनका समय दर समय स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। वो स्वभाव दिन में भी परिवर्तन हो सकता है सालों परिवर्तन ना हो। ये अचानक से नरभक्षी किस तरीके से हो गए हैं और जो मानव पर जो अटैक करने लगे हैं, ये एक बड़ी बात है। इसी पर जो पकड़े गए हैं भेड़िए, उनको वहां पर चिड़ियाघर में गोरखपुर और लखनऊ में रखा गया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इलाज के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि वो क्या कारण थे। लेकिन जो सबसे पहला एक कारण बताया जा रहा है, ये चूंकि वहां पर तराई बेल्ट में काफी ज्यादा बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद वहां जलभराव के बाद ये गांव के किनारे तक पहुंच गए ये भेड़िए। क्योंकि वो जंगल में रहकर छोटे जानवरों का शिकार करके ही रहते थे, लेकिन अब जब ये गांव तक पहुंच गए हैं, उनमें से जो मौसम की बात कहें या अन्य बातें तमाम सारी होती हैं, उसमें इनके स्वभाव परिवर्तन हुआ और ये मानव पर अटैक करने लगे हैं। खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों पर ये अपना शिकार बना रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे ही हैं। क्योंकि मूलतः ये लोग बकरी या छोटे जानवर पर ही अटैक करते हैं। इस तरीके से यही अपील की जा रही है कि इस पूरे इलाके में जब तक ये दोनों भेड़िए ना पकड़े जाए, कोई भी व्यक्ति खुले में ना निकले तो झुंड के साथ निकले, अकेले कोई ना निकले, कोई बच्चे को बिल्कुल अकेले ना छोड़े। यही शासन प्रशासन की अपील है, क्योंकि 22 टीमें वहां पर मौजूद है जो लगातार इनका पीछा करने की कोशिश कर रही हैं, इनको पकड़ने के लिए जाल बिछा रही हैं। विकास, 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 रह गए हैं। तो जो 2 अभी रह गए हैं, उन्हें जो टीमें ढूंढ रही हैं, क्या वो अभी जो रिहायशी इलाका है उसके आसपास हैं या वो जंगल की तरफ भाग गए हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो घाघरा की किनारा होता है, वहां पर ये भेड़िए हैं और वहां पर जो आसपास के गन्ने के खेत थे वहां वो छुपे थे। उसके बाद जब कल इनकी जो मैपिंग आंकी गई, वहां पर वो एक टापू के पास मौजूद थे। जब वहां पर पहुंची टीम वहां पर, उससे पहले वो और आगे निकल गए। तो लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं इनकी मैपिंग के लिए। इनकी जल्द से जल्द वन विभाग की यही कोशिश है कि इन दोनों भेड़ियों को पकड़ा जाए, क्योंकि आदमखोर हो चुके हैं, सीधे हमला कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। जल्द से जल्द टीम पकड़ लेगी, लेकिन तब तक जब तक ये भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं, प्रशासन की यही अपील है कि कोई भी व्यक्ति
बाहर अकेले में ना निकले, खासतौर से बच्चों को अकेला ना छोड़े, यही प्रशासन की अपील है। क्योंकि ये जो दोनों भेड़िए हैं, ये अब पाया गया है कि ये लगातार बच्चों पे ही अटैक कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे रहता था कि अपना शिकार आमतौर पे बकरी या छोटे जानवरों को ही बनाते थे, लेकिन अगर मानव पे अटैक करने लगे हैं तो ये आगे भी कर सकते हैं, संभावना बनी हुई। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल भी ये घटना हुई, आज रात भी एक घटना हुई, आगे भी ऐसी घटना हो सकती है। शासन प्रशासन की अपील यही है कि बिल्कुल अकेले में बिल्कुल बच्चों को ना छोड़ें। और उत्तर प्रदेश में भेड़िए और तेंदुए को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और जो है गाइडलाइन भी जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मतदान में हर वर्ग की भागीदारी लोकतंत्र की समावेशी भावना को रेखांकित करती है। एक देश में सालों तक अपना जीवन बिताने के बाद भी मूलभूत अधिकारों से वंचित रहने का दुख इन शरणार्थियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। मतदान के अधिकार से वंचित पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने आज़ादी के बाद पहली बार मतदान का अवसर मिलने पर खुशी जताई है। अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी संघ के अध्यक्ष लाभराम गांधी ने कहा है कि आज़ादी के कई दशकों बाद मतदान करने का अवसर मिलना पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए ये एक खुशी का क्षण है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मतदान की तारीखें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर हैं, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। बहुत ही एक खुशी का मौका है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए, जिनको 75 सालों के बाद पहली मरतबा जहां जम्मू कश्मीर में असेंबली में वोट डालने का मौका मिल रहा है। इससे पहले तो हमें पाकिस्तानी कह के दूर से ही धक्के मार के भगा दिया जाता था कि आप लोग पाकिस्तानी हो, आपका यहाँ वोटिंग राइट जो है वो नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने धारा 370 और 35A को ख़त्म किया और हमें भी जम्मू में पहली बार वोट डालने का एक जो अधिकार था वो दिया। इसके बाद जैसे पंचायत की इलेक्शन होगी, हम उसमें भी भागीदारी ले सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। इससे पहले तो सारे के सारे हमारे जो रास्ते थे वो बंद थे। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालने शरणार्थियों ने बताया कि उन्होंने न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द सुन रखे थे, लेकिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ है और वो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे। हम पहली बार वोट डाल रहे हैं तो हमको ये नेता अच्छा लगता है, तो ऐसा ही होना चाहिए। हम पहली बार ही वोट डाल रहे हैं, कभी डाला ही नहीं है। देखेंगे कोई अच्छा नेता, उसको वोट देंगे जो हमारा काम भी करेगा और जो हमारा हल भी करेगा। जो 5 मरले 2 मरले जगह ली है तो वो भी हमारे नाम होगी, तो उसको चुनेंगे हम। इस बार हमें बहुत खुशी है कि पहली बार हम असेंबली में वोट डाल रहे हैं। अपना वो अच्छा नेता चुनेंगे जो हमारे मसले हल करेगा। हमारे को जहाँ पे कोई हक नहीं मिला था, नहीं कोई अधिकार मिला था, नहीं कुछ भी मिला था, हम असेंबली में वोट में नहीं डाल सकते थे, दूसरे वोट में नहीं डाल सकते थे। हमारे वो भी बन गए, स्टेट सेक्रेटरी बन गए और हमारे को हक भी मिल गया। अभी पहली बार हम वोट डाल रहे हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के यशोभूमि में, जहां पर जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, and this is the industry which have got maximum exports. Our two-wheeler manufacturers like TVS, Hero and Bajaj, they have 50% of their production is export. So today you can understand what is the potential of this industry. All the majority brands in the world, in automobile sectors, they are already present in India. And if we are, it's a challenge for all of us that if we can have a good technology for biofuel, our export will be increased by 10 to 20% more. Because in the whole world now, the pollution is a big concern. Now I am giving you the example of electric. When I started talking about electric as a
transport ministry, people was laughing to me. I remember in one program in Taj Palace, one of the journalists was asking me if the vehicle fail because the battery down, then who is going to make push to that vehicle? Are you going to take that responsibility? But today we have electric buses, electric car, electric scooters, very popular. At the same time now, because of ethanol and the initiative taken by Indian Oil and Honorable Minister, today the 400 pumps we have now in the 4 states. So the flex engine is the ultimate target. I feel that I have got the car Innova from Toyota. I'm using that car and always talking about the biofuel. The car is on 100% bioethanol and creating 60% electricity. And as compared with the petrol, the cost is coming 25 rupees per liter. So first of all, the economic viability is there. As far as we want to make the success story of biofuel, the most important challenge is proven technology that is already here. Economic viability is very important. For any ethanol project or any type of new innovation and research, we need economic viability. Without that, we cannot increase the volume. So first of all, the economic viability, proven technology, availability of raw material, and marketability of the finished product. As far as the market is concerned, there is a huge potential. Because everywhere, as far as comparison between the fossil fuel and biofuel, in Indian scenario, the cost of biofuel is less and no pollution. So that is the important reason that it is going to be advantageous to the common man also. And that is the reason that we will get the good support from the public. Now, the 85% of the transport sector is consuming fossil fuel. तो ये आप यशोभूमि से सीधा प्रसारण देख रहे थे। जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस समय संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदूषण का जिस तरह से पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है, उस दिशा में भारत में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो आमजन में काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, लोग अपना रहे हैं उसे। साथ साथ बायो एथेनॉल की दिशा में जो कुछ प्रयास हो रहे हैं वो भी सराहनीय प्रयास हैं और इस तरह से प्रदूषण जैसी चुनौती से पार पाने की कोशिश लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आज सुबह दावा किया कि ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के ओखला स्थित उनके घर पहुंचे हैं। एक वीडियो जारी करके अमानतुल्लाह खान ने इस बात की जानकारी दी है। अपने इस वीडियो में विधायक ने यह भी कहा है कि ईडी उन्हें बीते 2 साल से परेशान कर रही है। वहीं ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश न होने और जांच में शामिल न होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका को गवाह से आरोपी में बदल दिया है। ईडी के वकील ने यह भी कहा था कि वे इसके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 4 आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया। ये भी आरोप है कि खान के अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। और वहीं स्वाति मालेवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि इस घटना के पीछे गहरी साजिश की बात कहते हुए जमानत अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभव के रवैये पर सख्त नाराजगी भी जाहिर की और उसे गुंडा तक कह दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गुंडे का सीएम के बंगले पर क्या काम था? सीएम आवास कोई निजी मकान नहीं है।
और आज सुप्रीम कोर्ट में कई और मामलों की भी सुनवाई होनी है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के पैनल के नाम तय कर सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को किसानों के साथ बैठक जारी रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को वार्ता समिति के लिए बातचीत के मुद्दे भी सुलझाने को कहा था। और यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाओं में 18 नवंबर 2023 को यूपी सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत राज्य में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा इन याचिकाओं में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और सोमवती अमावस्या के अवसर पर देश भर के मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ हर की पौड़ी और हरिद्वार के अन्य घाटों पर देखी जा रही है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाफना में प्रतिष्ठित नल्लूर कंदस्वामी मंदिर में वार्षिक रथ उत्सव में हजारों भक्त शामिल हुए। कल मुख्य उत्सव थिरुविझा मनाया गया। इसमें हजारों भक्त भजन गाते हुए भगवान मुरुगन के सजाए गए रथ को खींचते हैं। मंदिर के मुख्य देवता मुरुगन की परेड देखने के लिए जाफना में दुनिया भर से भक्त मंदिर में एकत्रित हुए। नल्लूर का कंदस्वामी मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिन्हें युद्ध और जीत का देवता भी कहा जाता है। 25 दिनों तक चलने वाले नल्लूर महोत्सव में पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का संगम दिखाई देता है। ये त्योहार एकीकृत शक्ति का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो पाकिस्तान में कल घातक एमपॉक्स का एक और मामला सामने आया है, जिससे इस वायरस से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 4 हो गई है। पेशावर निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति को खाड़ी क्षेत्र से लौटने के बाद वायरस से वो संक्रमित पाया गया। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने इस संक्रामक बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। इस बीच फिलीपींस में भी 3 और मामले सामने आए हैं, जिससे इस साल सक्रिय मामलों की संख्या 8 हो गई है। मनीला टाइम्स ने बताया कि मेट्रो मनीला में 2 और कैलाबाजोन क्षेत्र में 1 मामला पाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तीनों मामले हल्के क्लैड 2 वेरिएंट से संबंधित हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हॉकी इंडिया जूनियर मेन इंटर जोन चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन किया। 1 सप्ताह तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खिलाड़ियों के लिए नया अनुभव है और अवसर भी है, क्योंकि पहले ये सुविधाएं नहीं थी। इससे कभी कभी लगता था कि राष्ट्रीय खेल अपने ही घर में उपेक्षित हैं, लेकिन अब उपेक्षा नहीं बल्कि नए जोश और भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। देश भर से आए हुए सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे जो बताया गया कि 6 टीमें 4 क्षेत्र की और 2 साई की ओर से 1 सप्ताह तक 100 से अधिक मैच यहां पर खेलेंगे। स्वाभाविक रूप से एक नया अवसर है, एक नया अनुभव है हॉकी के खिलाड़ियों के लिए। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि हॉकी
हमारा एक राष्ट्रीय खेल है और दुनिया के अंदर भारत ने हॉकी के माध्यम से अपनी खेल प्रतिभा का लोहा सदैव मनवाया है। और पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन आज भारतीय शटलर नीतीश कुमार पुरुष एकल SL3 के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाइनल में नीतीश का मुकाबला ब्रिटेन के बैथल डैनियल से होगा। सेमीफाइनल में नीतीश कुमार ने जापान के डाइसुके फुजिहारा को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं सुहास यतिराज पुरुष बैडमिंटन इकाई SL4 के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। फाइनल में यतिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास मजूर से होगा और इसी प्रतियोगिता में सुकांत कदम कांस्य पदक के लिए इंडोनेशिया के फ्रेडी सेदियावान से भिड़ेंगे। और OCA के अंतरिम अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह का कहना है कि देश लगातार खेलों में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खेलो इंडिया ने खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। राजा रणधीर सिंह से OCA की भूमिका और अन्य विषयों पर ख़ास बात की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप ये बातचीत देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 8 सितंबर को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के चुनाव हैं और उसमें राजा रणधीर सिंह जी जो कि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, उनका चुना जाना तय है और ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है। वो कुशल खेल प्रशासक रह चुके हैं और एक चैंपियन शूटर भी है। तो उनसे बात करेंगे इस जर्नी के बारे में। हमारे लिए ये जो ओलंपिक काउंसिल एशिया की मीटिंग हिंदुस्तान में है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए देश के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। अगर आपको याद है, आप तो छोटे हैं उम्र में, आपको तो मैं तो 5-6 साल का था, पर 1951 से एशियन गेम शुरू हुई और शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। उसमें 1951 में जो आज पटियाला हाउस है, जो कोर्ट्स है, उस ज़माने में पटियाला फैमिली की प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ 1950 में और 51 में ये एशियन गेम्स, उस टाइम में एशियन गेम फेडरेशन कहलाती थी, एशियन गेम फेडरेशन बनी और फिर 1951 में नेशनल स्टेडियम जो आज ध्यानचंद स्टेडियम है वहाँ पहली एशियन गेम्स हुई। फिर हिंदुस्तान में, फिर दुनिया भर में, एशिया में भर में घूमी। फिर 1982 में फिर आई दिल्ली गेम्स और अब उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ गेम्स कराई, दूसरे गेम्स कराए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स हो रही हैं। तो हमारा जो सारा सोचने का तरीका है और एम्फेसिस जो नहीं थी पहले, वो अब एम्फेसिस स्पोर्ट्स में फिर आ गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए, जिससे हिंदुस्तान को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है जहाँ भी जनरल असेंबली होती है। और ये ख़ास जब आप दिल्ली में कर रहे हैं जहाँ से गेम्स वर फाउंडेड। भारत की बात करें, किस तरह से काफ़ी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट भारत लगातार ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप हो, बड़े बड़े इवेंट कराए। और सर किस तरह से देखते हैं कि भारत का लगातार ये बड़े इवेंट्स का आयोजन कराना, बड़ी चैम्पियनशिप का आयोजन कराना, ये क्या दर्शाता है कि फ्यूचर में हम कुछ और बड़े इवेंट और बड़ी चैम्पियनशिप कराने को अग्रसर हैं? खेलो इंडिया का बहुत स्प्रेड करी है स्पोर्ट्स, उसमें इंसेंटिव बहुत है, बच्चों को इक्विपमेंट मिल रहा है, कोचेस का फ़ायदा है, अलाउंस मिल रहा है उनको इसमें, जिससे पेरेंट्स पे बोझ नहीं पड़े। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब इनकरेजमेंट हो रही है और ये इनकरेजमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज़ में जिसमें हिंदुस्तान का नाम बढ़े, चाहे स्पोर्ट है, चाहे कल्चरल है, चाहे कुछ है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। सर परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन एथलीट्स की, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एक लगातार एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार मेडल जीता।
मनु भाकर ने 2 जीत लिए, तीसरा मिस हुआ। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज सुबह सुबह उठे आप बन गए, नहीं, ये सिस्टम उसको निकालता है खिलाड़ी को। तो खिलाड़ी आते आते आ गए, आपकी शूटिंग नंबर 1 स्पॉट बन गई इंडिया की। पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भारतीय खेल की एक नई दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि वो जो चुनाव होने वाले हैं 8 सितंबर को, उसमें OCA के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये भी एक भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी बात होगी, भारतीय खेल के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि वो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे और यह भारतीय स्पोर्ट्स के लिए भी एक गौरवशाली क्षण होगा।